पिछले पार्ट के लास्ट में हमने देखा था कि लाही, मोने, जिन्मो और बाकी लोग जिया के घर पहुँचे थे ताकि उसको डरा के या पैसे दे के उसका मुंह बंद कर सके, क्योंकि जिया मोने को ब्लैकमेल कर रही थी। पर वहाँ उन्हें जिया फांसी पे लटकी हुई मिली थी और साथ में एक मैसेज लिखा था कि जो भी बिना सोचे समझे के का नाम लेगा उसका यही हाल रहेगा। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है। मैसेज देखकर सब बहुत डर रहे थे। जिन्मो कहता है कि आखिर के का जिया से क्या कनेक्शन था। मोने तो बहुत ज्यादा पैनिक करने लगी थी, तो जिन्मो मोने से पूछता है कि तुम्हें कुछ पता है ना? मोने कुछ नहीं कहती, पर फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं कि जिया के कॉल आने के बाद लाही ने तो कहा था कि वो उसे हैंडल कर लेगी, पर मोने ने फिर भी के को मैसेज किया था और कहा था कि जिया को तुम्हारे बारे में पता है तो तुम्हें उसे रोकना चाहिए। मोने मन में सोच रही थी कि क्या सच में मेरी वजह से के ने जिया को मार दिया। लाही भी मोने के पास आकर पूछती है कि ऐसा कुछ है क्या जो मुझे पता नहीं। मोने बस इतना कह पाती है कि जिया सुंगचान ग्रुप के चेयरमैन सिम से मिलकर उन्हें के बारे में बताने वाली थी। अभी सब यही डिस्कस कर रहे थे कि अचानक जिन्मो का फोन बजता है। उसे के का कॉल आया था। जिन्मो डरता हुआ फोन उठाता है तो उधर से के कहता है कि मेरे डैड बहुत गुस्से में हैं और मेरे डैड को गुस्सा दिलाने वालों को कीमत चुकानी पड़ेगी। ये बोलकर के पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लग जाता है। जिन्मो सबको के की कही बात बताता है, फिर कुछ सोचकर मिरर में लिखे मैसेज को मिटाने लगता है। नामचुल उसको रोकने लगता है कि ये क्या कर रहे हो, मर्डर सीन से एविडेंस क्यों मिटा रहे हो? तो जिन्मो कहता है कि तुम्हें समझ नहीं आई क्या, ये मैसेज हमारे लिए है, ये एक वार्निंग है। दोयुक भी ये बात समझ गया था। वो कहता है कि इस मैसेज का मतलब ये है कि हमें दामी के डेथ का ब्लेम लेना होगा, हम के का नाम नहीं ले सकते। सब लोग इतना डर गए थे कि तुरंत वहाँ से निकलकर भागते हैं। बाहर हम चेयरमैन सिम के आदमी को देखते हैं जो दूर से सबको देख रहा था। ये वही था जिसे चेयरमैन ने जिया को ड्रॉप करने भेजा था। सब लोग वापस जाके बिल्डिंग में आते हैं। मिस को कहती है कि उन्हें जाकर पुलिस को सब बता देना चाहिए, तब ली हुई भी उन पे अटैक करना बंद करेगा। नामचुल भी इसके फेवर में था, पर मोने कहती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते वरना के हम सबको मार डालेगा। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। एक बात तो क्लियर था कि अब ली हुई के अगेंस्ट उन्हें सुंगचान ग्रुप से सपोर्ट नहीं मिलने वाला था। दोयुक कहता है कि अब हमारे पास बस एक ही उम्मीद है, हमें मैथ्यू को अपने साइड मिलाना ही होगा। दूसरी तरफ हम चेयरमैन सिम को देखते हैं। उनका आदमी उन्हें आकर अपडेट्स देता है तो वो कहते हैं कि सिमजुन के इंसिडेंट के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। जो भी सुंगचान के रास्ते में आए उन्हें मार डालो, भले ही वो कोई भी हो। इधर दोयुक मैथ्यू को जिया के बारे में बताता है तो उसे तो विश्वास ही नहीं हो पा रहा था। वो हमेशा से जिया के सपोर्ट में था क्योंकि उसने दामी की हेल्प करनी चाहिए थी। मैथ्यू खुद को ब्लेम करने लगता है क्योंकि उसने ही जिया को मोने के अगेंस्ट जाने को इनकरेज किया था। दोयुक कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, ये सब के की वजह से हो रहा है और अब ये क्लियर है कि उसे चेयरमैन सिम और सुंगचान ग्रुप का पूरा सपोर्ट है। पर मैथ्यू को अब डर था कि कहीं दोयुक भी के किलिंग लिस्ट में ना हो। वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा होता नहीं देख सकता, अगर मुझे मरना हुआ तो मैं अकेले मरूंगा। इस पे दोयुक कहता है कि मुझे मरने का कोई डर नहीं है, जिस दिन मेरी मॉम और भाई की डेथ हुई मैं तो उस दिन ही मर गया था। अब मैं अपनी फैमिली, चेयरमैन बांग, दामी और जिया सबके लिए बदला लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैथ्यू इमोशनल होकर दोयुक को हग कर लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मोने लाही से आकर कहती है कि वो बहुत परेशान है क्योंकि उसकी मॉम और उसके भाई उसका फोन ही नहीं उठा रहे हैं। वो लाही से उन्हें ढूंढने को बोलती है तो लाही कहती है कि अपने फैमिली इश्यूज तुम खुद सॉल्व करो। फिर पूछती है कि तुमने के से जिया के बारे में कुछ कहा था क्या, तुमने उसे मारने को बोला था क्या? मोने कहती है कि मैंने उसे बस जिया को रोकने को कहा था, मारने को नहीं। लाही मोने पे चिल्लाती है कि तुम्हें क्या लगता है जिया के मरने से तुम सेफ हो? पुलिस सबसे पहले तुम पे ही शक करेगी। दूसरी तरफ हम जिन्मो को देखते हैं जो भागता हुआ ना के यहाँ पहुँचा था। वो बहुत हड़बड़ी में लग रहा था और कहता है कि हाना का सामान पैक कर दे, वो उसे कुछ समय के लिए किसी और के पास भेजेगा। और ना से कहता है कि वो भी छुप कर रहे। ना मना कर देती है कि वो हाना को खुद से अलग नहीं करेगी। तो जिन्मो उस पर चिल्लाता है कि क्या हाना हाना करती रहती हो। फिर उसके बाद से पता चलता है कि हाना एक्चुअल में ना की बेटी नहीं थी, वो बस उसे पाल रही थी। जिन्मो उसको समझाने की कोशिश करता है, उसको हक करके कहता है कि चलो हम कहीं भाग चलते हैं, पर ना उसको पीछे धक्का देती है और कहती है कि मैंने तुम्हें बस इसलिए अभी तक नहीं मारा क्योंकि मैं नहीं चाहती
कि मेरी बेटी एक मर्डरर की बेटी बने। फिर वो अंदर हाना के पास चली जाती है। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं कि जब मोने ने जिन्मो को अपना बेबी दिया था तो वो उस बेबी को के पास ना ले जाकर ना के पास ले आया था। ठीक उसी समय ना सुसाइड करने वाली थी क्योंकि उसने कीताक को धोखा दिया था और उस बात का उसे बहुत दुख था। जिन्मो ने उसे बेबी देकर कहा था कि उस गुंडे के लिए तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है, तुम इस बच्ची को अपना नाम देकर इसे बड़ा करो। नेक्स्ट सीन में हम मोने की फ्रेंड वांग को देखते हैं जो एक लड़के से टकरा जाती है और पहली नजर में ही उसे वो पसंद आ जाता है। वो लड़का और कोई नहीं बल्कि मोने का भाई था। वांग उसे ड्रिंक ऑफर करती है तो वो मान जाता है। वांग अपना कार्ड देकर बताती है कि वो टॉप स्टार हान मोने के लिए काम करती है और कहती है कि वो उसे भी स्टार बना सकती है। मोने का भाई कहता है कि वो सेलिब्रिटी बनने में इंटरेस्टेड तो नहीं है पर फिर भी सोचेगा। दूसरी तरफ हम मोने को देखते हैं जिसे पुलिस वाले जिया से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने आए थे। जिया की डेथ को अभी सुसाइड कंसिडर किया जा रहा था और मोने रोते हुए कह रही थी कि उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि जिया ने सुसाइड किया। जिया ने आखिरी कॉल मोने को ही किया था। तो एक पुलिस वाला उससे पूछता है कि उन दोनों ने क्या बात की थी। तो मोने कहती है कि जिया ने उसे सॉरी बोलने के लिए कॉल किया था। मोने बताती है कि कुछ दिनों पहले उन दोनों का एक गाने को लेकर झगड़ा हो गया था तो जिया उसके लिए माफी मांगना चाहती थी। एक पुलिस वाला फिर मोने से पूछता है कि जिया के डेथ के टाइम 11 बजे वो कहाँ थी। तो मोने के आंसर करने के पहले ही लाही कहती है कि वो मेरे साथ थी। हम सबको चेयरमैन मैथ्यू ने अपनी पार्टी में इनवाइट किया था। पुलिस वाला फिर मोने से पूछता है कि 12 बजे तुमने जिया को कॉल क्यों किया था। एक्चुअली वो उस टाइम की बात कर रहा था जब सब लोग जिया के घर पहुँचे थे और उसे ढूंढने के लिए ही मोने ने उसे कॉल किया था। मोने कहती है कि वो उसे कॉल में बोलने वाली थी कि उन्हें फिर से साथ में काम करना चाहिए। मोने फिर रोने लग जाती है ये बोलते हुए कि काश मैंने उसे कुछ समय पहले कॉल किया होता, शायद तब वो सुसाइड नहीं करती। लाही उस दौरान अजीब नजरों से मोने को देख रही थी क्योंकि उसे तो पता ही था कि मोने नाटक कर रही है। नेक्स्ट सीन में हम जिन्मो को देखते हैं जो उसी क्लब पे आता है जहाँ जीमान स्विमिंग किया करता था। दोनों एक दूसरे को जानते ही थे पर काफी समय बाद मिल रहे थे। जिन्मो कहता है कि आजकल वो बिजी रह रहा है क्योंकि ली हुई उसके पीछे पड़ा है। जीमान ऐसा शो करता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। तो जिन्मो कहता है कि तुमने ही तो उसे बॉबल इंसिडेंट में फंसाया था जिसकी वजह से वो हमें मारना चाहता है। जिन्मो फिर कहता है कि वैसे एक बात मुझे समझ नहीं आ रही कि बॉबल इंसिडेंट में इतना क्यों इंटरेस्टेड है। जीमान कहता है कि मुझे भी नहीं पता, हो सकता है उसे ये केस इंटरटेनिंग लग रहा हो। जिन्मो हंसकर कहता है कि मुझे तो लगा था कि प्रोसिक्यूटर जनरल को जरूर पता होगा। फिर कहता है कि अच्छा मैं एक हिंट देता हूँ। जिन्मो बताता है कि के एक्चुअल में दो युग की वजह से इन्वॉल्व है। जीमान हैरान होकर पूछता है कि वो दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड है। तो जिन्मो कहता है कि रीजन पता लगाना तो तुम्हारा काम है और बताता है कि 5 साल पहले के ने उससे एक फेवर मांगा था। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं कि के जिन्मो से पूछता है कि वो दोयुक को जानता है क्या। तो जिन्मो कहता है कि हाँ, वो एक गैंगस्टर है जो कीता के लिए काम करता है। के कहता है कि मैं उससे बहुत नफरत करता हूँ, तुम एक काम करो, उसे किसी भी तरह जेल भिजवा दो। जिन्मो हंसकर पूछता है कि क्या हुआ, उसने कुछ किया है क्या। तो के एकदम गुस्से में आ जाता है और जिन्मो पे चिल्लाने लगता है ये बोलकर कि तुम मुझसे रीजन पूछोगे। जिन्मो तो एकदम डर गया था, वो सॉरी बोलने लग जाता है। थोड़ा शांत होकर के कहता है कि तुम किताब की कंपनी तैबाक एंटरटेनमेंट एक्वायर करना चाहते हो ना, मेरा कहा मानोगे तो वो तुम्हारा हो जाएगा। प्रेजेंट में जिन्मो जीमान को बताता है कि के ही कहने पे उसने दोयुक की फैमिली को मरवाया था। रीजन उसे अब तक पता नहीं चल पाया था कि के को दोयुक से क्या दिक्कत है। जिन्मो जीमान से कहता है कि हम के लिए मैटर नहीं करते, वो जब चाहे हमें रास्ते से हटा सकता है, तो हमारे पास भी उसके अगेंस्ट कुछ लेवरेज होना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम दोयुक को देखते हैं जो मैथ्यू और कीता को बताता है कि जिया के मर्डर को सुसाइड डिक्लेयर कर दिया गया है। मैथ्यू पूछता है कि हमने जो इन्फॉर्मेशन जर्नलिस्ट को भेजी थी उसका क्या हुआ। तो दोयुक कहता है कि सुंगचान ग्रुप ने शायद उन्हें कुछ भी लिखने से रोक दिया है। मैथ्यू कहता है कि अगर ऐसी बात है तो हमें अपना प्लान बदलना होगा। मैथ्यू लाही और बाकी लोगों के अगेंस्ट एक्शन लेने की बात करता है और कहता है कि मैं उन सब से उनका सब कुछ ले लूंगा और फिर देखूंगा कि वो लोग सुंगचान ग्रुप के अगेंस्ट कैसे लड़ते हैं। दूसरी तरफ मोने का भाई वांग को कॉल करके कहता है कि वो सेलिब्रिटी बनने की कोशिश करना चाहता है। असल में उसको पता था कि वांग को उस पे क्रश है और उसी बात का फायदा उठाकर वो पूछता है
कि तुम मेरे लिए रहने की कोई जगह ढूंढ सकती हो क्या। इधर मिस को अपनी बेटी एरिका को जिन्मो के पास लेकर आई थी और उसका परफॉर्मेंस देखकर जिन्मो उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है, जिससे वो और एरिका दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर हम चा को देखते हैं। वो अपने हॉस्पिटल से निकल रही थी तो वहाँ किसी का कॉल आता है। चा फोन उठाती है तो दूसरी तरफ से एक लड़की कहती है कि उसे अर्जेंटली प्रेगनेंसी का प्रूफ चाहिए। चा पूछती है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो, तो वो लड़की कहती है कि नहीं, बट मैंने सुना है कि आपके हॉस्पिटल में फेक प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स इशू हो सकते हैं। चा गुस्से में आकर कहती है कि ऐसी झूठी बात तुमसे किसने कही। वो लड़की कहती है कि मैं उसके बदले पैसे देने को रेडी हूँ। तो चा कहती है कि तुम्हारे थोड़े से पैसों के लिए क्या मैं अपना लाइसेंस खतरे में डालूंगी। वो लड़की $50,000 ऑफर करती है तो चा के मन में लालच आ जाता है। दूसरी तरफ हम नामचुल को देखते हैं जो जीमान के साथ एक रेस्टोरेंट आता है। जीमान उसे सॉल पुलिस कमिश्नर बनने के लिए कांग्रेचुलेट करता है। नामचुल थैंक यू बोलकर कहता है कि सब आपकी गाइडेंस की वजह से ही तो हो पाया है। फिर हम देखते हैं कि एक शेफ वहाँ आकर सामने में खाना प्रिपेयर करने लगता है और जब जीमान का ध्यान उसकी तरफ था तो नामचुल उसके ड्रिंक में ड्रग्स मिला देता है। जीमान बिना किसी शक के पूरा ड्रिंक पी लेता है। फिर हम दोह्युक को देखते हैं जो जिन्मो के ऑफिस पहुंचकर सबसे पहले तो सीसीटीवी कैमरा ऑफ करता है, फिर जिन्मो के लॉकर में से बहुत से फाइल्स चुरा लेता है। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। मिस को प्रिंसिपल ऑफिस बुलाया जाता है। वो पहुंचती है तो देखती है कि वहाँ बहुत से टीचर्स और पेरेंट्स थे और हर किसी के हाथ में फ्लायर्स थे जिसमें उसकी फोटो थी। एक्चुअली किसी ने एनोनिमसली प्रिंसिपल को एविडेंस भेजा था कि को उन बच्चों को स्पेशल ट्रीटमेंट देती है जिनके पेरेंट्स उसकी महंगी पेंटिंग्स खरीदते हैं। प्रिंसिपल इस बारे में को से पूछता है तो वो साफ मना कर देती है, पर कोई उसकी बात पे भरोसा नहीं करता। एक लेडी कहती है कि अगर ऐसा नहीं है तो तुम्हारे पिछले एग्जीबिशन के बाद उन बच्चों के जिनके स्कोर्स पहले अच्छे नहीं थे उनके अचानक से अच्छे कैसे हो गए। और इतना ही नहीं, को के अगेंस्ट ये भी एविडेंस भेजा गया था कि वो अपने स्टूडेंट्स के डैड्स के साथ फ्लर्ट करती है और उनके साथ मोटेल जाती है। प्रिंसिपल को पे चिल्लाता है कि अगर वो यहाँ टीचर बने रहना चाहती है तो उसे प्रूव करना होगा कि ये सब इल्जाम गलत है। को भी चिल्लाकर कहने लगती है कि मैं क्यों अपना इनोसेंस प्रूव करूं, मैंने कुछ गलत थोड़ी किया है। ये बोलते हुए को याद आता है कि दामी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। विक्टिम वो थी पर एविडेंस उससे मांगा जा रहा था। प्रिंसिपल को सस्पेंड कर देता है और कहता है कि वो एजुकेशन ऑफिस में रिपोर्ट भी करेगा। उसी बीच एक औरत जिसके हस्बैंड के साथ को की अफेयर की बात थी वो उसे मारने लग जाती है। और इसी के साथ ये पार्ट यहाँ खत्म होता है। आगे क्या हुआ इसके लिए मिलते हैं अगले पार्ट में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।